Assalamualaikum. Good morning to all dear students. Today we are going to start chapter number 2 of functional biology, second year botany, support and movement. Support and movement is the second chapter of second year biology. We are going to start this chapter. Support and movement is very lengthy chapter. So we have to study first part of chapter support in plants, then after we will study the second part of the chapter which is the movement in plants. राइट पहले हम एक टॉपिक को स्टडी करेंगे, फिर देन हम उसके दूसरे पार्ट को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज द सपोर्ट इन प्लांट्स. राइट गर्ल्स, सो सपोर्ट इन प्लांट्स, सपोर्ट क्या चीज होती है पहले तो इसको समझ लेते हैं. फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म सपोर्ट इज नीडेड. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है सपोर्ट, ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए और अपने तमाम लोकोमोशन के लिए उसको सपोर्ट की नीड होती है. इसी तरीके से प्लांट को भी सपोर्ट की नीड होती है. अब ये सपोर्ट प्लांट में कहाँ से आता है? प्लांट में सपोर्ट उसको उसके टिश्यूज, उसके सेल्स प्रोवाइड करते हैं. सो सपोर्ट इज वेरी नेसेसरी फॉर द performing physiological functions and for the movement in the plants and comfortability of plants. Then a plant can perform their all type of the function like the photosynthesis, like the respiration, like the wastage of the nitrogenous processes, guttation, transpiration. ये तमाम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को सपोर्ट की नीड होती है. अच्छा, ये जो सपोर्ट होता है प्लांट्स में, हायर क्लास ऑफ द प्लांट की बात करें या हम लोअर क्लास ऑफ द प्लांट की बात करें, इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो दो पार्ट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द टू मेन पार्ट्स, रूट एंड शूट. प्लांट का अपर मोस्ट पार्ट अबव द सॉइल सरफेस, दैट इज द शूट, right, and the plant ka lower most part which is below the soil, that is called the root. Shoot performing all type of the functions which have to need the sunlight. वो तमाम फंक्शन को परफॉर्म करती है जो कि सनलाइट को नीड जिनकी होती है. राइट, और जो रूट होती है, रूट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? वो रूट सिस्टम बनाती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, और शूट फोटोसिंथेसिस का काम करती है, ट्रांसपायरेशन का काम करती है, और तमाम जितने भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो गटेशन, ट्रांसपायरेशन, ये तमाम फंक्शन का कौन परफॉर्म करता है? शूट परफॉर्म करते हैं. सो शूट क्या बनाती है? एक एरियल सिस्टम और शूट सिस्टम बना देती है. So these two parts, root and shoot, these are very important. This is the important for the support in the plants, right? So these two parts are distinguished on the basis of their morphological and the physiological characteristics. They both have the tissues which are growing through the plant body, right? They require some supporting organs, tissues and the materials. For example, root, stem, branches and leaves. राइट, जिसे मैंने भी आपको बताया है कि प्लांट की बॉडी को हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, रूट एंड शूट में. रूट क्या बनाती है? रूट सिस्टम. और शूट क्या बनाती है? शूट सिस्टम. शूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो शूट सिस्टम में हमें स्टेम नजर आते हैं, हमें डिफरेंट ब्रांचेस नजर आती हैं, हमें लीव्स नजर आती हैं विच परफॉर्मिंग द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन. और ये सब प्लांट को क्या करते हैं? ये सब प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और प्लांट के सपोर्ट के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? प्लांट के सपोर्ट के लिए सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यूज कहलाता है. सो टिश्यूज का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से प्लांट अच्छे से स्टैंड आउट कर सके सॉइल पर और अच्छे से अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके. राइट, प्लांट में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा नीड होती है प्लांट को. सो प्लांट अगर एब्जॉर्ब करेगा वाटर को तो प्लांट में विल्टिंग नहीं होगी. विल्टिंग किसे कहते हैं? जैसे पत्ते मुरझा जाते हैं और लटके हुए नजर आते हैं, तो पत्तों का मुरझाना क्या करता है? प्लांट के सपोर्ट को डिक्रीज कर देता है. तो प्लांट को विल्टिंग से बचाने के लिए रूट सिस्टम इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर, राइट। और प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए शूट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि लीव्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना, और फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स अपने लिए फूड मटेरियल बनाते हैं और वो प्लांट की पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। सपोर्ट इन प्लांट्स। सपोर्ट इन प्लांट को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीजों को समझना होगा। फर्स्ट वन इज द एनाटॉमिकल स्टडी और सेकेंड वन इज द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एनाटॉमिकल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एनाटॉमी को स्टडी करना जरूरी होता है ताकि हम प्लांट्स के अंदर उन सेल्स के बारे में स्टडी कर सकें जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। Second one is the physiological function. Physiological function is very important because every cell, every tissue perform the different function. It seems to be like that we have the heart and heart performing the cardiac system. It seems to be like we have the stomach performing the digestive system, kidney performing the excretion. ऐसे ही प्लांट की बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और यही सेल्स प्लांट की बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बैकबोन होती है और ये बैकबोन हमें क्या करती है, स्केलेटन मौजूद होता है और स्केलेटन और बैकबोन हमें क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बट there is no any backbone, there is no any skeleton in the plant body, so how can plant get the support, how can plant perform their function, how can plant move, राइट। सो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी एनाटॉमी को समझ लेते हैं कि प्लांट में उसके कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिसमें कुछ डिफरेंट तरह के सेल्स डिफरेंट एनाटॉमिकल अरेंजमेंट के साथ अरेंज हुए हुए होते हैं और ये सेल्स किस में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन दी सपोर्टिंग इन द प्लांट्स, राइट। सो सबसे पहले अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो अगेन टू पार्ट्स हमें नजर आते हैं, रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। हम चाहे रूट सिस्टम की बात करें चाहे शूट सिस्टम की बात करें, इन बोथ द सिस्टम्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द एपिडर्मल लेयर। हम इनके सेल्स को जब एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट नजर आता है, दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बिलो द एपिडर्मिस कॉर्टिकल रीजन मौजूद होता है और कॉर्टिकल रीजन के बिलो वेस्कुलर रीजन मौजूद होता है। सो अगर हम एनाटॉमी ऑफ द प्लांट की बात करें तो एनाटॉमी ऑफ द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री मेन रीजन। फर्स्ट वन रीजन इज द एपिडर्मल रीजन। Epidermal region is that region where the epidermal cells are present and they are performing their function. Second one is the cortical region. Cortical region is that type of the region where the cortex are present. Cortex containing the parenchymatous cells, collenchymatous cells which help in the support, right? And the third one region is the vascular region. Vascular region में हमें स्टील नजर आती है और जाइलम फ्लोएम सेल्स दिखाई देते हैं, राइट। सो जब भी हम प्लांट को स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लांट को चाहे रूट सिस्टम की बात करें चाहे शूट सिस्टम की बात करें, उसके एनाटॉमिकल अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए हमें अपने माइंड में तीन रीजन्स को रखने हैं। द आउटर मोस्ट रीजन इज द एपिडर्मल रीजन, the innermost region is the vascular region. Between the vascular region and the epidermal region, between both these region, cortical region is present. अब cortical region में cortex मौजूद होता है, right? So अगर हम इन supporting tissues की बात करें तो इन supporting tissues क्या करते हैं, they are providing the support. They are present in the different supporting regions. First region is the epidermal region where the epidermal cell is present, for example epidermis. Second one region is the cortical region where the cortex is present, for example parenchyma and the collenchyma. Third one region is the vascular region, and in the vascular region which type of the cells are present? Here xylem phloem are present and pith cells are present. What they are performing? They are performing the conductive tissues. They are the conductive tissues. They are performing the conduction of water and conduction of food material. Right? So these tissues, these cells are very important. और आपने इस anatomical arrangement को mind में रखना है। सबसे पहले epidermal layer होती है, फिर second हमारे पास cortical region आ जाता है
और देन हमारे पास कौन सा रीजन आता है, वेस्कुलर रीजन आता है। ठीक है, इन 3 रीजन्स को आपने याद रखना है। इन 3 रीजन्स में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, वो 3 डिफरेंट तरह के सेल्स डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। राइट गर्ल्स, प्लांट्स को अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेंथ की नीड होती है और सपोर्ट की नीड होती है। सपोर्ट, एज वी नो दैट cells, tissues providing the support to the plant body, so this is very important. प्लांट को सपोर्ट किससे मिलता है, प्लांट को सपोर्ट मिलता है सेल से और टिश्यूज से, क्योंकि प्लांट्स में हमारे बॉडी की तरह स्केलेटन नहीं होता। तो प्लांट को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल्स एंड टिश्यूज, और ये बहुत जरूरी होते हैं ताकि प्लांट बॉडी अपने शेप को मेंटेन कर सके, अपने साइज को इंक्रीज कर सके, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सके, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर सके और स्ट्रेट और स्ट्रॉन्ग जमीन पर बरकरार रहे, ताकि अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट को अच्छे से स्टैंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि वी नो दैट प्लांट की इनिशियली बहुत सॉफ्ट सी स्टेम होती है, जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है प्लांट की स्ट्रेंथ की प्लांट को बहुत नीड होती है, ताकि प्लांट का स्टेम अच्छे से वुडी हो सके। और अगर प्लांट का स्टेम वुडी हो जाता है तो प्लांट अच्छे से अपने सपोर्ट को ले रहा होता है और अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। प्लांट की बॉडी में सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो 2 सिस्टम हैं। पहला तो टर्जिडिटी का प्रोसेस होता है और सेकंड होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। राइट, सो जो टर्जिडिटी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि प्लांट की बॉडी की टर्जिडिटी तकरीबन 70% प्लांट को टर्जिडिटी जो होती है प्लांट की, वो उसका जो इंटरनल उसका जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, अगर वो अच्छे से टर्जिड होता है तो प्लांट की बॉडी का टर्गर प्रेशर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और प्लांट अपने फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करता है और प्लांट को सपोर्ट मिलती रहती है। लेकिन अगर प्लांट की बॉडी की टर्जिडिटी लॉस हो जाती है तो प्लांट की बॉडी का इंटरनल टर्गर प्रेशर वो डिक्रीज कर जाता है, फिर प्लांट को विल्टिंग फेस करना पड़ती है। और सेकंड जो होता है वो होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। प्लांट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्टिंग टिश्यूज जो कि परमानेंट होते हैं, सिंपल परमानेंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी होते हैं। सो प्लांट को जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट वो 2 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज द टर्गर प्रेशर विच प्रोवाइड द सपोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ टर्जिडिटी। सेकंड इज supporting tissues. Supporting tissues provide the mechanical strength, mechanical support to the plant body. So these are very important. As we know that plants take the supports by the help of the cells and the tissues. And the question is arise, which type of the tissues? हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया कि प्लांट की एनाटॉमिकल स्टडी को समझने के लिए हमें उसके 3 डिफरेंट रीजन्स को समझना होगा। फर्स्ट रीजन इज द एपिडर्मल रीजन, सेकंड वन इज द कॉर्टिकल रीजन एंड द थर्ड वन इज द पिथ। राइट, सो एपिडर्मल रीजन में एपिडर्मल सेल्स मौजूद होते हैं। ये सेल्स क्या काम करते हैं, इनके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड फंक्शन इनका क्या है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर को टूवर्ड द कॉर्टिकल रीजन आगे सप्लाई करते हैं। राइट, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड रीजन हमारे पास कौन सा आता है, कॉर्टिकल रीजन। अब कॉर्टिकल रीजन में हमें पता है कि कॉर्टेक्स मौजूद होता है और कॉर्टेक्स में एज वी नो दैट पैरेन्काइमेटस एंड द कोरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। These cells are living cells. These are the permanent cells. These having the water content. ये water content कहाँ से लेते हैं, एपिडर्मल सेल प्लांट को प्रोटेक्शन के साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वाटर को एब्जॉर्ब करके कॉर्टिकल रीजन तक पहुंचाता है। अब वाटर कंटेंट कहाँ पर आ गया, कॉर्टिकल रीजन में आ गया है। अब इनके पास जब वाटर कंटेंट मौजूद है तो ये क्या करते हैं, ये वाटर को आगे सप्लाई करते हैं टूवर्ड द पिथ रीजन में, यानी वेस्कुलर रीजन में सप्लाई करते हैं। वेस्कुलर रीजन में हमें पता है जाइलम, फ्लोएम एंड द पिथ सेल्स मौजूद हैं।
सो कलेक्टिवली अगर हम देखें तो प्लांट को किस तरीके से सेल्स एंड टिश्यूज सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एपिडर्मिस रीजन में एपिडर्मिस सेल्स मौजूद हैं, कॉर्टिकल रीजन में कॉर्टेक्स इट्स मीन पेरेन्काइमेटस एंड द कोलोनकाइमेटस सेल्स मौजूद हैं। And the third one is the vascular region में पेज, xylem, phloem, these cells are present। ये सब मिलकर प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट टोटली अबाउट 70% डिपेंड ऑन द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल, क्योंकि हर सेल के पास उसकी टर्जिडिटी को बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है, उसका टर्गर प्रेशर बहुत मैटर करता है। नाउ व्हाट इज द टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर इज एक्चुअली द इंटरनल वाटर कंटेंट। All the living cells of epidermis, cortex and the pith take in water by the process of the osmosis। ये किस तरीके से वाटर इनटेक करते हैं? लिविंग सेल्स का क्या काम होता है? लिविंग सेल्स इन द प्लांट एपिडर्मिस अपने रूट हेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके एपिडर्मिस तक लेकर आती है, और एपिडर्मिस से सेल्स आगे कॉर्टिकल रीजन तक जाता है बाय द ऑस्मोसिस। फिर कॉर्टिकल रीजन से सेल्स वैस्कुलर बंडल तक जाता है, कौन से प्रोसेस के जरिए? ऑस्मोसिस के जरिए। अब ऑस्मोसिस के जरिए ये सेल्स रूट से, यानी पहले तो सॉइल से एब्जॉर्ब होकर रूट तक आता है, रूट से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से वैस्कुलर रीजन और पेज सेल तक आ गया। अब ये क्या करता है कि प्लांट की बॉडी के अपवर्डली सप्लाई होता है। लेकिन सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंस रखता है कि हर सेल ने टर्जिड होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज द टर्जिडिटी? टर्जिडिटी का मतलब होता है फुल शेप ऑफ द सेल। इट्स मीन दैट कि हर सेल का इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वो प्रेशर प्लांट के पास किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट। ये वाटर कंटेंट हर सेल में उसके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्रिएट करता है। दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर, राइट। अगर पानी प्लांट सेल में आउटसाइड से इनसाइड मौजूद हो तो ये जो इनसाइड वाटर कंटेंट क्रिएट हो जाता है, दैट क्रिएटेड द टर्गर प्रेशर। अब ये जो टर्गर प्रेशर होता है, इट सीम टू बी लाइक, आप इस तरीके से इसको माइंड में रखिए कि एक बलून हो, बलून के अंदर जब आप एयर फिल कर देते हैं तो एक ब्लोन अप जो बलून होता है वो अपने फुल इन साइज हो जाता है। ऐसे ही जब हर सेल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में स्टोर कर लेता है, तो उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज इलास्टिक इन नेचर। सो वो अपने शेप को फुली, अपने शेप को रेक्टेंगुलर इन शेप कर लेती है, अपने साइज को, जिसकी वजह से सेल हमें कैसा नजर आता है? कंप्लीटली टर्जिड सेल नजर आता है। इस वजह से प्लांट का जो सेल शेप होता है वो हमें रेक्टेंगुलर इन शेप नजर आता है। और ये भी हमें पता है कि प्लांट सेल के पास इंटरनली वैक्यूल मौजूद होता है। ये वैक्यूल टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ये टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन अगेन इलास्टिक इन नेचर होती है। बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस। इट कैन ऑल्सो टेक द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द वैक्यूल। अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखती है ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। वैक्यूल के अंदर अच्छे से जब वाटर स्टोर हो जाता है तो अगेन ये अपने फुली टर्जिड सेल में आ जाता है। अभी जो टर्जिड सेल होता है रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, जिसकी वजह से हमें अर्ली मॉर्निंग हमने देखा है कि लीफ का फुली शेप नजर आता है, फुली साइज नजर आते हैं, और जो प्लांट के लीव्स होते हैं वो बिल्कुल हमें स्ट्रेट, बिल्कुल खड़े हुए और अच्छे से अर्ली मॉर्निंग हमें दिखाई दे रहे होते हैं। जबकि आप अगर इन द समर सीजन आप प्लांट्स को देखें कि ड्यूरिंग द डे टाइम एट 1 PM और 2 PM हमने अगर प्लांट्स को पानी नहीं दिया तो प्लांट्स कैसे होते हैं? बिल्कुल पीक ऑफ द डे टाइम बिल्कुल प्लांट कैसे होते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं उनके सेल्स। इट्स मीन कि वो प्लाज्मोलाइज हो जाते हैं। उनका वैक्यूल और उनका इंटरनल जो वाटर कंटेंट होता है वो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंक होने की वजह से जो सेल का शेप और साइज होता है वो श्रिंक हो जाता है, और श्रिंकेज की वजह से हर सेल श्रिंकेज होने की वजह से लीफ का जो होती है टर्जिडिटी वो लॉस हो जाती है। जब लीफ की टर्जिडिटी लॉस हो जाती है तो उसकी वजह से प्लांट कैसा नजर आता है? हमें उसके पत्ते नीचे लटके हुए नजर आते हैं, इट्स मीन मुरझाए हुए नजर आते हैं। एंड द कंडीशन ऑफ लीव्स इन विच वी कैन सी दैट ऑल द लीव्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस बिल्कुल गिरे हुए मुरझाए हुए नजर आते हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द विल्टिंग।
यानी प्लांट क्या हो गया, विल्ट हो गया। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ड्यूरिंग द डे टाइम अगर ह्यूमंस अपने लिए वाटर को ना लें तो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो वी कैन से दैट डिहाइड्रेशन इन द प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड द विल्टिंग, यानी पानी की कमी की वजह से प्लांट अपनी पत्तियों को मुरझा जाती हैं। प्लांट की जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, मुरझा जाती हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द विल्टिंग। यू कैन सी इन द पिक्चर दैट टर्जिड सेल्स जिसमें वाटर कंटेंट कंप्लीटली है और जो लीव्स हैं वो कैसे हैं, दे आर फुली शेप एंड साइज, और प्लांट हमें बहुत अच्छे से ग्रीन नजर आ रहा है। जबकि ऑन द अदर हैंड वी कैन सी ऑल्सो द फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल में क्या होता है, प्लाज्मोलाइज हो जाता है सेल, उसका वाटर कंटेंट लॉस हो जाता है और उसके वैक्यूल से वाटर आउटसाइड मूव कर जाता है, यानी एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट में सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो लॉस हो जाती है और फ्लैसिड सेल नजर आते हैं और जो पत्ते होते हैं वो मुरझाए हुए नजर आते हैं। और ये मुरझाई हुई कंडीशन क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड द विल्टिंग। आप लोगों ने ये बात अच्छे से याद रखनी है कि प्लांट्स में मुरझाई हुई कंडीशन और डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या कहलाती है, विल्टिंग कहलाती है, राइट। एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट प्लांट को दो डिफरेंट तरीके से सपोर्ट मिलता है। फर्स्ट तो अभी हमने डिस्कस किया कि टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट को सपोर्ट मिलता है। जब सेल्स फुली टर्जिड होते हैं तो प्लांट की बॉडी को सपोर्ट मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट होता है और वो अच्छे से ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द नाइट टाइम अच्छे से अपने तमाम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सेकेंड सपोर्ट प्लांट को मिलता है बाय द हेल्प ऑफ द टिश्यूज, राइट। ये टिश्यूज क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। सो वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। सो इन द प्लांट बॉडी देयर आर द टू मेन काइंड्स ऑफ द टिश्यूज। फर्स्ट one is the meristematic tissues and other one is the permanent tissues. Meristematic tissues are those type of the tissues which having the ability to divide and redivide itself. It means that these tissues help in the growth. ये डिवाइड एंड रीडिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं। इट्स मीन दे हेल्प इन दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट। सो दीज आर दी थ्री काइंड्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के थ्री डिफरेंट काइंड्स हैं। फर्स्ट वन इज द एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द एपिकल रीजन ऑफ द प्लांट। Second one is the lateral meristem. Lateral meristem is present in the lateral region of the plant. Third one is the intercalary meristem. Intercalary meristem is present in the intercalary region of the plant. Right? These are the specialized tissues which help in the growth in the plant and also development in the plants. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, दे हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड इटसेल्फ। अपने नंबर ऑफ सेल्स में ये मुसलसल डिवाइड होकर कंटिन्यूसली अपने नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है। सेकेंड टाइप के टिश्यूज कौन से होते हैं, द अदर वन इज द परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज वो सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट की टर्जिडिटी में प्लांट को की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जब प्लांट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो वो अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करता है। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज। फर्स्ट वन इज द सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज थ्री काइंड्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की फर्दर टू काइंड्स होती हैं, फाइबर एंड द स्क्लेरीड्स। वेयर एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज टू डिफरेंट काइंड्स के होते हैं जो कि वेस्कुलर रीजन में मौजूद होते हैं, राइट। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के कौन कौन सी काइंड्स हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम। द फंक्शन ऑफ द जाइलम टू कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड सप्लाई टू द whole part of the plant body, right? Whereas phloem, the function of the phloem is to conduct the food material from the leaves, because आप सबको पता है कि प्लांट्स में फूड मटेरियल कौन प्रिपेयर करता है,
Yes, leaves are performing the function of the photosynthesis, and by the help of the photosynthesis, leaves are preparing the food material, and this food material is conducting by the phloem cells, and this food material is translocated from leaves to the whole plant body, right? So xylem के साथ ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये सब मिलकर वर्क टुगेदर करते हैं, राइट। जबकि फ्लोएम के साथ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर्स, ये सब मिलकर फ्लोएम के साथ काम करते हैं। सो दीज आर द टिश्यूज। आपने ये बात अच्छे से माइंड में रखनी है कि प्लांट टिश्यूज दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प इन द ग्रोथ, whereas permanent tissues help in the support, help in the mechanical functions, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। अगर हम इन परमानेंट टिश्यूज की बात करें कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, सो परमानेंट टिश्यूज आर प्रेजेंट, दे आर लोकेटेड इन दी कॉर्टिकल रीजन एज वेल एज इन दी वेस्कुलर रीजन। तो कॉर्टिकल रीजन और वेस्कुलर रीजन, हमने ये दो रीजन पढ़े। एक और रीजन था, कौन सा रीजन? यस, दैट इज द एपिडर्मल रीजन विच इज आउटसाइड, जो कि बाहर की साइड पर होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑस्मोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करना, वाटर सप्लाई करना, एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। सो हर तरह के सेल्स प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, plant tissues are of two kinds, right? Meristematic tissues and yes, permanent tissues. So permanent tissues कितनी तरह के होते हैं? Permanent tissues दो तरह के होते हैं, एक simple permanent tissues होते हैं और दूसरे complex permanent tissues होते हैं। So first we have to discuss the simple permanent tissues, right? So simple permanent tissues are providing the support through the supporting tissues. Now what are these supporting tissues? These are parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. What are the function of these tissues? These tissues providing the mechanical support to the plants, right? अब सब याद रखना कि प्लांट्स की बॉडी को जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो कितनी तरह के हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज तीन डिफरेंट तरह के हैं, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Parenchyma is also called the parenchymatous cells. Collenchyma is also called the collenchymatous cells. Sclerenchyma is also called the sclerenchymatous cells. Right? Parenchyma is the living cell. Collenchyma is also the living cell. Whereas sclerenchyma is the dead cell. Right? ये कौन सा सेल होता है? ये डेड सेल होता है, इसके पास लिविंग प्रोटोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। सही है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री काइंड्स, parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. First we have to discuss the parenchymatous cells. Parenchyma. First we have to discuss the structure. So the structure of the parenchymatous cell is very important, right? So parenchyma is the simple permanent tissue. It is very thin walled, spherical, oval and the elongated cells, right? ये हमें पता है कि parenchyma सेल कैसा है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसका काम क्या है? इसका काम है टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसकी सेल्स की वॉल कैसी बनी होती है? सेल वॉल आर वेरी थिन, राइट? बहुत ही थिन होती है। इनका शेप कैसा होता है? ये स्फेरिकल होते हैं, ओवल शेप होते हैं या फिर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ये लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होने की वजह से इनके दरमियान सेल्स के बिटवीन एक स्पेस आ जाता है। ये स्पेस बहुत मैटर करता है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दिस स्पेस क्रिएटिंग अ ट्राइंगल शेप, ट्राइंगुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस, राइट? एक स्पेस बना देते हैं ये सेल्स अपने दरमियान, और वो स्पेस किस शेप का होता है? लाइक अ ट्राइंगल। हियर यू कैन सी दैट इन बिटवीन द सेल स्मॉल ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड, राइट? सो जो ट्राइंगुलर स्पेसेस बना देते हैं, ये ट्राइंगुलर स्पेसेस
लूजली पैक्ड होने की वजह से होते हैं। ये सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं। ये स्पेसेस एक पर्टिकुलर शेप क्रिएट करते हैं और वो शेप क्या होता है, जिसके 3 कॉर्नर्स होते हैं एंड ट्रायंगुलर इन शेप होता है। इस वजह से हम आइडेंटिकली पैरेन्काइमा को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट पैरेन्काइमेटस सेल्स क्रिएटिंग द ट्रायंगुलर इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और ये सेल्स कैसे होते हैं, दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स। सो इट्स मीन दैट दे हैविंग द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय द पेरिफेरल रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इन सेल्स की लोकेशन क्या होती है, ये सेल्स लोकेट करते हैं इन द कॉर्टिकल रीजन, इन द पेट, एपिडर्मिस एंड द मेसोफिल रीजन ऑफ द लीव्स, राइट। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स? नाउ दे आर परफॉर्मिंग, हम सबको पता है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज का क्या काम था, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दे हैव टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। Their important function is providing the turgidity, support and specific shape to the plant. Their function is synthesize the food and storage of the food, right? ये synthesize of food में भी help out करते हैं, food material को store भी करते हैं and serve as a supporting tissue in the soft plant due to the internal turgor pressure. इनके अंदर turgor pressure होता है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्ट प्लांट में जो कि हर्बेशियस होते हैं, हर्ब और शर्ब्स की तरह के प्लांट होते हैं। ये हम बड़े ट्रीज की बात नहीं कर रहे, हर्ब और शर्ब्स की बात कर रहे हैं कि जो हर्बेशियस प्लांट होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं और ये वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ द 3 different kinds: parenchyma, collenchyma and the sclerenchyma. Parenchymatous cells we are already discussed, right? Now the second kind is the collenchymatous cells. Collenchyma is the simple permanent tissue, right? It is the living cell. ये कौन सा सेल होता है, लिविंग सेल। Now the question is arise, what is the difference between the living cell and the dead cell? जिसे मैंने पैरेन्काइमा में भी कहा कि पैरेन्काइमेटस सेल्स कौन सा होता है, लिविंग सेल्स होता है। कॉलेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग सेल्स होता है। जबकि आगे मैं स्क्लेरेन्काइमा में क्या कहूंगी कि वो डेड सेल्स होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा? द डिफरेंस इज दैट पैरेन्काइमा एंड द कॉलेन्काइमा आर द लाइव सेल्स, they are the living cells, whereas the sclerenchyma is the dead cell. So why living cells and the dead cells? The reason is that कि living cells के पास ये ability होती है कि वो divide कर सकते हैं, means they will take part in the reproduction, means they will increase the number of the cells, means they will participate in the growth and the development, right? So this is the important function. Living cells का important function क्या होता है? They having the protoplasm and they help in the reproduction, growth and they can divide and redivide, right? So they can increase the number of the cells, right? So collenchyma are thick-walled cells. They are rounded, oval and elongated in cells. और ये कैसे होते हैं? दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये लूजली अरेंज नहीं होते, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। अब जब कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इनकी बहुत थिकेंड होती है, थिकनेस होती है। थिकनेस क्यों होती है? द रीजन इज दैट बिकॉज ऑन द सेल वॉल ऑफ द collenchymatous सेल्स डिपोजिशन ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स। डिपोजिशन किसकी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड द प्रोटोपैक्टिन। ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड प्रोटोपैक्टिन डिपोजिट हो जाते हैं ऑन द सेल वॉल ऑफ द collenchymatous सेल्स, जिसकी वजह से collenchymatous सेल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। व्हेन द थिकनेस ऑफ दिस collenchymatous सेल्स इज इंक्रीजेस, सो दे कैन कॉम्पैक्टली अरेंज। इनके दरमियान का इंटरसेलुलर स्पेसेस फिल्ड हो जाता है। ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस जिसे हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा था कि ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है जो कि पर्टिकुलर शेप का होता है, दैट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, राइट। Whereas collenchymatous सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। थिकनेस किसकी वजह से होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड द प्रोटोपैक्टिन की वजह से। ये
जो कंपाउंड्स हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन दी सेल वॉल, जिसकी वजह से थिकनेस इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट दे डोंट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेसिस, इनके दरमियान किसी भी किस्म का स्पेस नहीं होता. द इंटरसेल्युलर स्पेसिस इन बिटवीन द कोलनकाइमेटस सेल्स इज एब्सेंट, सो दे आर फिल्ड बाय द थिकनेस ऑफ द कोलनकाइमेटस सेल्स. और ये जो कोलनकाइमेटस सेल्स की थिकनेस होती है, आप लोगों ने ये अच्छे से याद रखना है. वाई रीजन आ सकता है ना एग्जाम्स में, वाई द थिकनेस ऑफ द कोलनकाइमेटस सेल्स. सो रीजन इज दैट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द cellulose, hemicellulose and the protopectin, right? Coloncametus cells, where these cells are located, these cells are found in the dicot stem below the epidermis and absent in the monocot stem, right? ये कौन से प्लांट्स में होते हैं? डाइकॉट स्टेम्स में होते हैं. और इनका नॉर्मली जो फंक्शन होता है ये हर्बेशियस प्लांट्स में पाए जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं. फंक्शन क्या है? Coloncametus cells provide the support in the young herbaceous नॉन वुडी पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट? क्योंकि हर्बेशियस प्लांट में मौजूद होते हैं तो क्या करते हैं, जो कि वुडी नेचर के नहीं होते. वुडी नेचर के क्यों नहीं होते? बिकॉज ये लिविंग सेल्स हैं और इनके दरमियान जो स्पेसिस है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और प्रोटोपेक्टिन की वजह से फील्ड हुआ हुआ है. इस वजह से वुड लाइक नहीं हो सकते. वुड लाइक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? जो कि डेड सेल्स होते हैं. ये लिविंग सेल्स हैं और इनकी सेल वॉल बहुत थिकनेस है. थिकनेस की वजह से ये क्या करते हैं? दे आर सॉफ्ट होते हैं. और ये सेल्स किस चीज में हेल्प करते हैं? दे आर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द प्लांट एंड दीज सेल्स आर इलोंगेटेड विद द ग्रोइंग स्टेम एंड द लीव्स, राइट? ये इलोंगेटेड होते हैं. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट सेल वॉल इज वेरी थिक एंड दे डोंट हैव द intercellular spaces and their spaces are filled by the help of the, you can see here there is no space because space is filled with the help of the cellulose, hemicellulose and the protopectin. These are the chemical substances which are deposited in the cell wall of the coloncametus cells, right? Here you can see that these cells are elongated, right? So with hope कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि coloncametus cells कैसे होते हैं. आपने ये बात माइंड में रखनी है. कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, दीज आर दी लिविंग सेल्स. दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन. ओके. सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज द पैरेन्काइमा, सेकंड वन इज द कोलनकाइमा, राइट? पैरेन्काइमा एंड कोलनकाइमा वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा हमें पता है कौन से होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं. सेकंड, ये क्या है? ये लिविंग सेल्स है, राइट? नाउ द थर्ड वन इज द स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट? सिंपल परमानेंट टिश्यू है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग टिश्यू है, बट द सेल इज द डेड सेल. कैसा होता है? डेड सेल होता है. वाई सिंपल परमानेंट टिश्यू of sclerenchymatous cells जो होते हैं, why they are dead cell? because of absence of the protoplasm, because these cells are without the protoplasm. जब cells में protoplasm मौजूद नहीं होता तो क्या होता है? cells कैसे होते हैं? they are the dead cells. ये जो dead cells होते हैं ये होते हैं with the cell lumen. cell lumen means the cavity. बिकॉज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म के एब्सेंट होने की वजह से इनके दरमियान कैविटी क्रिएट हो जाती है, यानी एम्प्टी चैम्बर बन जाते हैं. इट इज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिकल पाइप्स. आप लोगों ने देखे इलेक्ट्रिकल पाइप कैसे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ राउंडेड इन शेप होते हैं, अंदर से बिल्कुल हॉलो होते हैं. प्लम्बरिंग के पाइप्स भी ऐसे ही होते हैं, जो पीवीसी के पाइप्स वगैरह होते हैं, सिर्फ आउटलाइन होती है और अंदर से हॉलो होते हैं. सेम ऐसे ही स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, इनकी जस्ट आउटलाइन होती है और ये अंदर से हॉलो होते हैं. एंड ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, ये कैसे होते हैं? दे आर लॉन्ग, नैरो एंड थिक वॉल्ड विद द सेल ल्यूमेन. यानी इनके पास थिक वॉल्ड होने के साथ साथ सेल ल्यूमेन यानी कैविटी क्रिएट हुई होती है. ये अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं क्योंकि इनके पास प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद नहीं होता. ये डेड सेल्स होते हैं. एंड दीज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज. दे डोंट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेसिस. जैसे हमने पैरेन्काइमा में पढ़ा ट्रायंगुलर इंटरसेल्युलर स्पेसिस होता है, कोलनकाइमा में पढ़ा इंटरसेल्युलर स्पेसिस होता है, बट दैट इंटरसेल्युलर स्पेसिस फिल्ड विद द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड द प्रोटोपेक्टिन.
but now here in the sclerenchyma there is no any spaces, they are compactly arranged, इनके दरमियान जरा भी स्पेस नहीं होता। ये डेड सेल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, थिक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है अलोंग द सेल, और ये सेल वॉल के ऊपर जो थिक मटेरियल डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, पेक्टिन एंड द लिग्निन। और ये जो वॉल होती है थिक वॉल सेल कैसी होती है, लिग्निफाइड हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरनली एम्प्टी चैम्बर क्रिएट हो जाता है और वाटर कंडक्शन इजीली होती है। ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको एम्प्टी रखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कंडक्शन ऑफ द वाटर। ये वाटर को सप्लाई करते हैं, जैसे हमारे घरों में प्लम्बरिंग के पाइप होते हैं, उनका काम क्या होता है, वाटर सप्लाई करना। ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्लांट्स में भी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स रखे हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का काम क्या होता है, सबसे पहले तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली इनका काम क्या होता है, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। और इनके ऊपर प्रोटोपैक्टिंग सब्सटेंसेस की और लिग्निफिकेशन हुई होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन दी जाइलम टिश्यूज और वेस्कुलर बंडल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, राइट। इनका फंक्शन क्या होता है, दे हैव टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट एंड ऑल्सो हेल्प इन दी कंडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि ये जाइलम सेल्स के साथ साथ होते हैं। इनका काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। इनके फर्दर काइंड्स हैं, फर्स्ट काइंड इनकी फाइबर एंड द स्क्लेरिड्स, राइट। Sclerenchymatous tissues are of the two different kinds, fibers and the sclerids. Here you can see the classification of the sclerenchymatous tissues. Sclerenchymatous tissues are of the two different kinds, sclerids and the fibers. Sclerids are of the 5 different kinds: brachysclerids, macrosclerids, osteosclerids, astrosclerids and the trichosclerids, right. Fibers are of the 2 different kinds. First one is the xylary fibers and other one is the extraxylary fibers. Xylary fibers are of the 3 different kinds: fiber tracheids, libriform fibers and the gelatinous fibers, right. And extraxylary fibers are of the 3 kinds: phloem fibers, cortical fibers and the perivascular fiber, right. So this is the classification of the sclerenchymatous cells. Sclerenchymatous cells कितनी तरह के होते हैं, there are 2 different kinds of the sclerenchymatous cells, fibers and the sclerids. Now what are the fibers? Fibers are the elongated cells. They are the simple permanent tissues. They providing the support to the plant and help in the mechanical support, right. ये कैसे होते हैं, ये elongated cells होते हैं with the taper ends, बहुत बारीक से होते हैं, थिन होते हैं, नेरो होते हैं और हम इनको फाइबर्स कहते हैं। दे आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। हमने ऑरेंजेस खाते हैं, ग्रेप फ्रूट खाते हैं और कितनी सारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनके अंदर अक्सर हम देखेंगे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द फाइबर्स। फाइबर्स प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स में अबंडेंटली हमें नजर आते हैं। Whereas sclerids क्या होते हैं, what are the sclerids? So sclerids are irregular in shape sclerenchymatous cells. These are the simple permanent tissues and they are made up of by the dead cells. They are hard and the dead cells without the protoplasm. The simple unbranched sclerids are the generally called the stone cells. ये आप लोगों ने याद रखना है कि unbranched sclerids are called the stone cells. ये एग्जाम्स में ब्लैंक्स में भी पूछते हैं। They are present in the nuts, walnuts, almonds and the hard coat of the seed. हम जो ये नट्स वगैरह लेते हैं इनके हार्ड शेल्स होते हैं। ये हार्ड सेल्स किसके बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बाय द डेड सेल्स। डेड सेल्स कौन से डेड सेल्स, स्क्लेरेनकाइमेटस। कौन सी काइंड, स्क्लेरेनकाइमेटस के स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड के कौन से सेल्स होते हैं, स्टोन सेल्स। दे आर मेड अप ऑफ बाय द स्टोन सेल्स। स्क्लेरिड के स्टोन सेल्स से मिलकर ये जो शेल्स होते हैं ये बने हुए होते हैं, राइट। सो आप लोगों ने याद रखना है स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी देते हैं क्योंकि जो हम नट्स के शेल्स वगैरह होते हैं ये ऑर्नामेंटल के तौर पे भी यूज किए जा सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रोवाइड द फाइबर्स एंड hams and the jutes which are used for making the rope. Other type of the sclerenchymatous cells form the nut shells, outer covering of the peach, peds and gritty texture of the pear, right. So ये सारे help
हेल्पफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, ऑर्नामेंटल के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इनसे जूट बनाया जाता है फाइबर से। स्क्लेरीड के जो शेल्स होते हैं ये बहुत सारे ऑर्नामेंटल और बहुत सारी चीज़ों को बनाने में के लिए आते हैं, डेकोरेशन पीसेस वगैरह बनाने के लिए काम आते हैं, राइट। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द sclerenchymatous tissues. As we know that sclerenchymatous tissues are of the two different kinds, fibers and the sclerids. So there are some differences between the fibers and the sclerids. Fibers are thick, elongated, spindle-shaped cells with the pointed tips, whereas sclerids यानी sclerenchymatous cells जो हैं sclerids के वो कैसे होते हैं? sclerenchymatous cells with the highly thickened lignified cell wall having a narrow lumen. Narrow lumen क्या होता है? इनके अंदर एक बारीक सी कैविटी मौजूद होती है, राइट। फाइबर्स आर elongated cells, whereas sclerids are broad cells with a irregular in shape, right. Fibers are tapering end walls, right, whereas sclerids are blunt end walls. फाइबर्स की कैसे जो वॉल्स होती है वो कैसे होती है? पॉइंटेड होती हैं और टैपरिंग एंड वॉल्स होती है, बिकॉज ये एलोंगेटेड होते हैं। तो ये एलोंगेटेड वॉल टू वॉल एलोंगेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। जबकि स्क्लेरिड्स क्या होते हैं? स्क्लेरिड्स ये ब्लंट एंड वॉल्स बनाते हैं, राइट। फाइबर्स आर अनब्रांच्ड, whereas sclerids are sometimes branched or unbranched, right. Fibers are originated from the meristematic cells. Sclerids are originated from the secondary wall thickened of the parenchymatous cells, right. Fibers generally occur in the bundles, जबकि sclerids कैसे होते हैं? They are singly or the loosely groups, right. Fibers found in the cortex, pericycle, xylem and the phloem. जबकि sclerids कहाँ पर पाए जाते हैं? They are found in the cortex, page, pulp of the foot and the foot walls, right. And fibers provide the mechanical strength to the plant, whereas sclerids provide the stiffness to the plant. दोनों का फंक्शन बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जबकि बहुत ज्यादा रिजिडनेस और स्टिफनेस कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरिड्स। इसकी एग्जांपल अभी जैसे हमने स्क्लेरिड्स के बारे में स्टडी किया था। स्क्लेरिड्स कैसे होते हैं? जैसे हम जो बहुत सारे आलमंड्स वगैरह, इनके नट्स और इनके शेल्स वगैरह होते हैं, जैसे वॉलनट के शेल हो गया या फिर आलमंड शेल हो गया, तो इनके जो हार्ड शेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो स्क्लेरिड्स के बने होते हैं। और वो कौन से सेल्स होते हैं? वो अनब्रांच स्टोन सेल्स होते हैं। जबकि फाइबर्स किस तरीके के दिखाई देते हैं? जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें फाइबर नजर आ रहे होते हैं। सो वो क्या करते हैं? वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट। जबकि स्क्लेरिड्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये स्टिफनेस, सख्ती और रिजिडनेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द फाइबर एंड द स्क्लेरिड्स। Now girls, we are finishing our lecture with hope कि आप लोगों को समझ में आया हो। हम आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आज हमने सपोर्ट इन प्लांट्स को स्टडी किया एंड सपोर्ट इन प्लांट दो तरह से प्लांट को सपोर्ट मिलता है। फर्स्ट वन इज दी बिकॉज ऑफ द टर्गर प्रेशर, राइट। सपोर्ट प्लांट को फर्स्ट वन टर्गर प्रेशर की वजह से मिलता है। ये टर्गर प्रेशर प्लांट पे कहाँ से आता है? फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बिकॉज वी नो दैट प्लांट हैविंग द प्रोटोप्लास्ट, प्लांट के पास उनके सेल्स में प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, दैट इज कंटेनिंग अबाउट 70% वाटर कंटेंट, जिसके पास तकरीबन 70% वाटर कंटेंट होता है। ये वाटर कंटेंट आता कहाँ से? दैट इज कम इनसाइड द प्लांट बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। प्लांट एक्सटर्नल एनवायरमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ द रूट्स और एपिडर्मिस में जाता है। एपिडर्मिस से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कॉर्टिकल रीजन में आता है, कॉर्टिकल रीजन से वेस्कुलर रीजन में आता है, प्लांट की पूरी बॉडी तक वो वाटर सप्लाई होता है, राइट। तो प्लांट को उसकी टर्जिडिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से उसका टर्गर प्रेशर मेंटेन होता है और प्लांट की बॉडी को सपोर्ट मिलता है और मैकेनिकली वो अपने फंक्शन को ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो मैकेनिकल सपोर्ट फर्स्ट प्लांट को प्रोवाइड कौन करता है? टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है। सेकेंडली प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और प्लांट की बॉडी को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो कहाँ से मिलती है? बाय द हेल्प ऑफ द टिश्यूज। सो प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज,
they help in the growth, and they are the specialized cells which help in the growth, reproduction, because these cells having the ability to divide and redivide itself. इनकी 3 different kinds होती है, apical मेरिस्टेम्स होता है, लेटरल मेरिस्टेम्स होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होता है. Whereas the second kind is the simple permanent tissues. सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? जिनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्लांट की बॉडी को प्रोवाइड करना. ये 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, और सेकंड परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. आज का लेक्चर हमारा इसी पर बेस करता था कि आज हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को स्टडी किया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, और स्क्लेरेनकाइमा की फर्दर काइंड्स फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स, उनके डिफरेंसेस को स्टडी किया. जबकि जो दूसरा पोर्शन है वो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस in the next lecture, right? And thank you so much for listening me. If you have any question, if you have any query, so you must have to ask from me or email me or comment me that if you have any question, so I will definitely explain you and give me the answer, right? Thank you so much for listening me. Okay guys, thank you. Best of luck.